कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भूषण साइंस पर और हमारी ऐप भूषण साइंस प्लस पर। आप देख रहे हैं एकलव्य 1 का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डेमो क्लास, जिसमें एकलव्य 1 की जो बैच है, जो कोर्स है, इसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स लाइव। फुल कोर्स आपको लाइव पढ़ा रहे हैं और इसमें हम आपको हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर का लाइव क्लास देंगे, साथ में हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे। साथ में आपको मिलेगा हर चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद आपको मिलेगा हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज, जो आपके आने वाली मॉक टेस्ट में आपकी मदद करेगा। ये कोर्स की वैलिडिटी है 1 ईयर, मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है और ये कोर्स आपको मिलेगा भूषण साइंस प्लस की ऐप पर। तो जिस किसी को भी ये कोर्स ज्वाइन करना है, अभी डाउनलोड करें भूषण साइंस प्लस की ऐप को, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या तो फिर आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल मी ऑन 8329612923 पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्योरिटीज के बारे में। के बारे में। तो फटाफट जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, प्लीज एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। एक लाइक और एक शेयर, बस इतनी ही मेरी फीस है आज के क्लास की। तो मेरे ख्याल से आप लोग इतनी फीस तो पे करना चाहेंगे, करेक्ट? चलिए स्टार्ट करें। आगे सभी आगे सभी ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ऑडियो वीडियो एक बार बताएंगे मुझे। मोबाइल दे गिरी, मोबाइल दो ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। तो आज हम बात करेंगे इम्प्योरिटीज की, करेक्ट? अतीक खान, गुड आफ्टरनून। एबीसी रॉयल टेक, हेलो। चलिए स्टार्ट करें। सेल्फ डायरेक्टेड, थैंक यू। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इम्प्योरिटीज के बारे में। तो इम्प्योरिटीज क्या है, करेक्ट? उसके बारे में पहले समझ लेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किसी भी केमिकल में अगर इम्प्योरिटीज है तो उस इम्प्योरिटीज को कैसे हम पता करें। जैसे आपके पास कोई अगर केमिकल है तो उसमें इम्प्योरिटी है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, ये पता करने के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है, ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स।
इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल को आप देखेंगे तो देखो क्या होता है कि इम्प्योरिटी किसी केमिकल में है, किसी सब्सटेंस में अगर इम्प्योरिटी है, पुनीत यादव नमस्ते, करेक्ट, अगर किसी सब्सटेंस में अगर इम्प्योरिटी है तो उसका क्या नुकसान होगा? सीधी सी बात है कि वो यूज करने लायक नहीं होगा, है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई प्योर सब्सटेंस है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो इट इज सेफ टू यूज। और ड्रग हमें यूज करना है तो ड्रग हमेशा कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि 100% प्योर सब्सटेंस पाना ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, करेक्ट, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। 100% प्योर सब्सटेंस जो है मिल पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंप्योरिटीज की थोड़ी बहुत छूट कि भैया इतने परसेंट इंप्योरिटी हो सकती है, इस बात की छूट दी गई है, करेक्ट। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हम इंप्योरिटी बोल रहे हैं, करेक्ट, इंप्योरिटी हम जो बोल रहे हैं वो केमिकल में आती कहां कहां से है? वो केमिकल में आती कहां कहां से है, मतलब सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज, करेक्ट। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है रॉ मटेरियल, करेक्ट। रॉ मटेरियल जो भी यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए, करेक्ट। सो रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब यूज, करेक्ट, इन मैन्युफैक्चर। किसी भी सब्सटेंस के मैन्युफैक्चर के टाइम पे जो रॉ मटेरियल यूज होता है उससे इंप्योरिटीज जो है वो आ सकती है, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो कौन कौन सी इंप्योरिटीज ऐसी है जो रॉ मटेरियल के थ्रू आ सकती है? जैसे आर्सेनिक, करेक्ट, लीड। जैसे आपने बीच में मैगी का केस सुना होगा, वो मैगी में जो है लीड पाया जाने लगा था जिसकी वजह से मैगी जो कंपनी थी उसको जो है काफी कुछ नुकसान हुआ था। तो उन्होंने फिर अपने रॉ मटेरियल को चेक किया कि भैया लीड हमारे अगर प्रोडक्ट में आ रहा है तो वो लीड आ कहां से रहा है ना। फिर उन्होंने पाया कि लीड जो है वो रॉ मटेरियल से आ रहा था, जो भी रॉ मटेरियल वो मैगी बनाने के लिए यूज हो रहा था उसमें से आ रहा था। तो उन्होंने अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी को इंप्रूव किया और उसके बाद उनके प्रोडक्ट में अब लीड नहीं आता है, करेक्ट। देन उसके बाद हेवी मेटल्स। तो ये कुछ इंप्योरिटीज ऐसी है जो कि रॉ मटेरियल से आती है, करेक्ट। सो दीज आर द इंप्योरिटीज, these are the impurities present in raw material। समझ गए बात? यहां तक बात समझ गए, करेक्ट, यहां तक बात समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखो दूसरा जो सोर्स है इंप्योरिटीज का वो है मेथड या प्रोसेस जो भी सब्सटेंस को बनाने में यूज हो रही है, करेक्ट। तो हम बोलेंगे मेथड और द प्रोसेस, मेथड और द प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। अब आप बोलोगे सर रॉ मटेरियल का तो समझ में आ रहा है कि रॉ मटेरियल अगर खराब है तो भैया इंप्योरिटी आ रही है, लेकिन ये प्रोसेस से कैसी आएगी? तो देखो क्या होता है, जैसे कोई भी, क्योंकि हम यहां पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो आप ये बात जान लो कि जब भी हम कोई केमिकल बनाते हैं, कोई ड्रग बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि 2-4 केमिकल को मिला दिए और सीधा डायरेक्ट जो है आपका प्रोडक्ट मिल गया। कभी भी क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल की बहुत सारी रिएक्शन करवाई जाती है। उसके बाद जो है जैसे एक प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट 1, उसके बाद जो है दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट 2, करेक्ट। और उसके बाद हो सकता है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट मिले, करेक्ट।
तो इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने पे बीच में जो है कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, करेक्ट। सो दीज आर दी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। इसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट कंपाउंड। मतलब वो कंपाउंड्स जो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनने के बीच में बनते हैं, है ना। तो जैसे रॉ मटेरियल को आपस में रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट वन बना, फिर प्रोडक्ट वन को किसी और केमिकल से ट्रीट करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट टू बनेगा, फिर और रिएक्शन करवाएंगे तब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो बनते हैं, दे मे कंटेन impurities, they may contain the impurities, करेक्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि हम तो ये जान रहे हैं कि भैया हमने जो ड्रग बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया है उसके हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन जाने अनजाने में साइड रिएक्शन भी चलते रहती है। साइड रिएक्शन मतलब ये तो मेन रिएक्शन है, इसके अलावा कोई और रिएक्शन भी चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो है मान लो ऐसा कोनिकल फ्लास्क ले लिया, करेक्ट। ये कोनिकल फ्लास्क हो गया, ये कोनिकल फ्लास्क में आपने रॉ मटेरियल डाल दिया, करेक्ट। रॉ मटेरियल डाल दिया, अब आपका रॉ मटेरियल जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर साइड में मान लो कोई एक और रिएक्शन भी चल रही है ये रॉ मटेरियल की मदद से, तो उसको हम कहते हैं साइड रिएक्शन। मेन रिएक्शन के अलावा कोई और रिएक्शन चल रही है तो उसको कहते हैं साइड रिएक्शन। तो रॉ मटेरियल में अंडरगो साइड रिएक्शन एंड फॉर्म दी साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के अलावा कुछ और भी बनेगा उसमें, एंड इट मे ऑल्सो कंटेन द इम्प्योरिटी। ये दो साइड प्रोडक्ट है वो भी इम्प्योरिटी कैरी कर सकता है। तो प्रोसेस के दौरान जो इम्प्योरिटीज आ रही है वो दो जगह से आ रही है, एक आ रही है इंटरमीडिएट कंपाउंड से और दूसरी आ रही है साइड प्रोडक्ट से, करेक्ट। यहां तक बात समझ में आई? गुड आफ्टरनून पिंकी, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको यहां तक, है ना? यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब देखो ये दो सोर्सेस हो गए इम्प्योरिटीज के। अब तीसरा सोर्स मैं आपको बताता हूं, करेक्ट। तीसरा सोर्स, अरे यार मैडम एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, सॉरी, करेक्ट। अब जो है ये हो गए दो मेथड, करेक्ट, दो सोर्स हो गए। मतलब अब मैं आपको तीसरा सोर्स बता रहा हूं इम्प्योरिटी का, तीसरा सोर्स बता रहा हूं इम्प्योरिटी का, ठीक है। देखो क्या है कि तीसरा जो सोर्स है वो है केमिकल प्रोसेस और प्लांट मटेरियल
जो कि यूज हो रहा है किसी भी प्रोसेस में, करेक्ट। तो तीसरा केमिकल प्रोसेसेस एंड प्लांट मटेरियल एम्प्लॉयड मतलब यूज, करेक्ट, एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस। ठीक है, देखो मैं इसको समझाता हूं ये क्या है। ठीक है, ये क्या है समझ लो। क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, करेक्ट, रॉ मटेरियल जो होता है वो रॉ मटेरियल हमारा जो है कई सारी रिएक्शन करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लो ड्रग बनेगा, करेक्ट, ड्रग बन गया। लेकिन ये रॉ मटेरियल से ड्रग बनने के दौरान कई सारी रिएक्शंस होती है, कई सारी टाइप की रिएक्शंस होती है। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो जैसे एग्जांपल बता दो आपको, जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन हो रही है, करेक्ट, हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन के टाइप्स है, करेक्ट, हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन हो सकता है, करेक्ट, रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है ना। ऐसी कई सारी रिएक्शंस जो है होती है, तब उसके बाद जो है एक रॉ मटेरियल एक ड्रग के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो पाता है। अब ये रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हम लोग जो है इसके अंदर में इस रॉ मटेरियल के साथ में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, कई सारे सॉल्वेंट ऐड करते हैं। और अब ये रिएक्शन अगर होगी तो भैया किसी न किसी वेसल में होगी, किसी न किसी कंटेनर में होगी। जैसे यहां पे मैंने कोनिकल फ्लास्क लिखा है, तो ये क्या है, ये है कंटेनर, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, वेसल, करेक्ट। या तो फिर आपने वाटर बाथ यूज किया, करेक्ट, क्या यूज किया, वाटर बाथ। वाटर बाथ जो है ये आपका आयरन से भी बना हो सकता है, कॉपर से भी बना हो सकता है, क्लियर है ना। तो ये जो मटेरियल है जिससे ये कंटेनर बना हुआ है, चाहे वो वाटर बाथ हो, चाहे वो जो है आपका कोनिकल फ्लास्क हो या टेस्ट ट्यूब हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल भी तो इस ड्रग के साथ में प्रेजेंट रह सकता है, क्योंकि भैया आप इतने सारे एसिड वगैरह डालोगे तो हो सकता है कि ये कंटेनर मान लीजिए कि बना है कॉपर का। किससे बना है, कॉपर का बना है। तो कॉपर आयन जो है ये इस कंटेनर से निकल के हमारे रिएक्शन में जा सकते हैं, और रिएक्शन में जाएंगे तो ये ड्रग के साथ में प्रेजेंट रहेंगे एज अ इम्प्यूरिटी, करेक्ट। सॉल्वेंट प्लस दे आर कैरिड आउट इन vessels or container, and these vessels or containers are made up of iron, copper, aluminium, tin। किससे बने हुए होते हैं, आयरन, कॉपर, टीन, एल्यूमिनियम, इससे बने हुए होते हैं, करेक्ट। तो वेसल का जो ये मेटल है जिससे ये बना हुआ है वो भी तो एक इंप्योरिटी का रोल प्ले कर सकता है, करेक्ट। सो मे एक्ट्स एज इंप्योरिटी। समझ में आई बात, सभी को बात समझ में आई? एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। जितने बच्चे ऐप में देख रहे हैं वो भी बताएंगे, और जितने बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी बताएंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ जी, फटाफट बताइए तो मैं आगे बढ़ू। फिर समझ में आई बात? ठीक है, ओके, सबको समझ में आया? अरे यार ये YouTube पे जो बच्चे देख रहे हैं भारी कंजूस है?
क्लास को लाइक वाइक करते नहीं है और हम लोगों को जो है निराश करते रहते हैं। नहीं आया समझ में? ये देखो क्या है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो कि आपने जो है एक कंटेनर लिया, करेक्ट, मतलब जैसे एक जो है वाटर बाथ लिया। ये क्या है? वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब क्या होता है? वाटर बाथ मतलब जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा कॉपर से बना हुआ, है ना, कॉपर से बना हुआ एक कटोरा जैसा होता है। उसको जो है पानी में रख के हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल है, मतलब केमिकल्स जो है, वो केमिकल हम लोग इसमें डाल डाल देते हैं, करेक्ट, इस कंटेनर में डाल देते हैं हम लोग। और उसके बाद इस कंटेनर को एक बड़े से कंटेनर में रखते हैं जिसके अंदर में क्या रहता है? पानी भरा हुआ रहता है, करेक्ट। ये पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है, तो ये पानी की हीट से ये कंटेनर गर्म होता है और यहाँ पे जो है रिएक्शन होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं वाटर बाथ। अब ये वाटर बाथ जो है मान लो बना हुआ है कॉपर से। किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है। अब आपने क्या किया कि इसमें जो है केमिकल्स डाले हैं, पता चला कि आपने जो है नाइट्रिक एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, या आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। तो ये एसिड डालने की वजह से क्या हो सकता है कि ये जो कॉपर का पॉट है, इसमें से कॉपर आयन जो है, कॉपर आयन जो है वो यहां से रिलीज हो सकता है और वो कॉपर आयन आपके ड्रग में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि भैया आपका रिएक्शन होने के बाद यहीं पर तो ड्रग बनेगा, तो ड्रग के साथ में आपका कॉपर आयन जो है वो प्रेजेंट रहेगा एज अ इम्प्यूरिटी। तो जो कंटेनर में, जो वेसल में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, वो कंटेनर भी जो है अपने मेटल के आयन जो है वो ड्रग में रिलीज कर सकता है, जिसकी वजह से वो ड्रग में एज अ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहेंगे। नहीं, ग्लास में इंप्योरिटी नहीं हो सकती है ना, लेकिन आप जो है स्टैंडर्ड ग्लास, जैसे आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके जितने भी ग्लास वेयर्स है वह सभी बोरोसिलिकेट ग्लास से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास। और बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है ये केमिकल प्रूफ होता है, इसके ऊपर केमिकल का कोई असर नहीं होता है। लेकिन जैसे ये अगर कंटेनर है तो ये कॉपर से बना है, या ये टीन से बना है, या ये एल्यूमिनियम से बना है, तो ऐसे केस में जो है इनका इंप्योरिटी जो है वो आपके फाइनल ड्रग में प्रेजेंट रह सकता है। क्लियर हुई बात? करेक्ट। अब बात समझ में आ गई सबको? ठीक है ना, अब बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स है हमारा इंप्योरिटी का, फोर्थ वाला, वो है स्टोरेज कंडीशन। वो क्या है? स्टोरेज कंडीशन। करेक्ट। स्टोरेज कंडीशन मतलब जैसे देखो आप, क्या है स्टोरेज कंडीशन? चौथा जो सोर्स है वो है स्टोरेज कंडीशन। अब स्टोरेज कंडीशन कैसे सोर्स ऑफ इंप्योरिटी का काम कर रहा है? तो जैसे आपकी कोई केमिकल की इंडस्ट्री है ना, आप जो है अपने इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है भैया वो कई जगह लगता है, ऐसा ही थोड़ी ना कि सिर्फ दवाई बनाने के लिए लगता है, कई सारे इंडस्ट्री में लगता है। जैसे पेंट की इंडस्ट्री हो गई, परफ्यूम की इंडस्ट्री हो गई, है ना, बहुत सारी जगह लगता है। अब वो लोग थोड़ी ना खुद ही सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड बना रही है, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाली कंपनी से सल्फ्यूरिक एसिड खरीद लेते हैं और अपने यहाँ उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मान लो आपकी कंपनी है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो, तो आप क्या करोगे? 1-2 लीटर तो बनाओगे नहीं, आपकी कंपनी है, लाखों करोड़ों का आपका टर्नओवर है ना, आपको जो है दिन के जो है 100-150 हजार ड्रम जो है बेचने होते हैं। तो आप क्या करोगे कि अपने यहाँ वो केमिकल बना के, सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना के आप स्टोर कर दोगे किसमें? कंटेनर में। अब जो कंटेनर में आप स्टोर कर रहे हो वो कंटेनर भाई बना हुआ रहेगा किससे? जैसे प्लास्टिक का ड्रम हो सकता है, करेक्ट, वो पॉलीथीन से बना हुआ हो सकता है,
हो सकता है आप जो केमिकल बना रहे हो वो सॉलिड फॉर्म में हो, है ना, जैसे आपका जो कपड़े धोने का सोडा आता है ना, या फिर जो है बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। या हो सकता है आपने आयरन के ड्रम में इसको स्टोर किया हो, या हो सकता है कि स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में आप जो है भर के उसको स्टोर करते हो अपने इंडस्ट्री में, करेक्ट। या तो फिर आप बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम के कंटेनर में आप उसको स्टोर कर सकते हो, करेक्ट। या फिर आप बोल सकते हो कॉपर के कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। तो ये सभी कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हो, करेक्ट। और फिर से वही हो जाएगा कि आपने जो प्रोडक्ट आपने सल्फ्यूरिक एसिड बना के इन कंटेनर्स में स्टोर किया है, तो फिर से सल्फ्यूरिक एसिड जो है इनके साथ रिएक्ट करेगा और इनके जो कंपोनेंट्स है वो मे एक्ट्स एज इम्प्यूरिटी, करेक्ट। तो जो कंपनी आपसे सल्फ्यूरिक एसिड खरीद रही है, तो आपके सल्फ्यूरिक एसिड में ऑलरेडी मान लीजिए कॉपर आयन प्रेजेंट है, तो वो जो बनाएगा, जो भी चीज बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, उसके प्रोडक्ट में कॉपर आयन प्रेजेंट रहेगा और वो अपना माथा फोड़ते रहेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट में सल्फ्यूरिक एसिड कहां से आ गया, मेरे प्रोडक्ट में कॉपर आयन कहां से आ गया, मैंने तो कॉपर आयन यूज ही नहीं किया, है ना। तो वो परेशान होता रहेगा, लेकिन आपने ही उसको जो है इम्प्योर प्रोडक्ट दिया है, करेक्ट। और उसके बाद लास्ट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब आप बोल सकते हो एकदम सिंपल भाषा में सड़ जाना या खराब हो जाना, करेक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है, करेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो कि आपके घर में प्लास्टिक की पानी की टंकी होगी छत के ऊपर में, है ना। स्टार्टिंग में तो वो बढ़िया दिखती है, लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है कि धूप पानी की वजह से, लगातार धूप पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, उसकी वजह से वो टंकी जो है धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो अंदर से आप देखोगे पानी की टंकी को तो एकदम खराब सी दिखेगी वो, है ना, एकदम खराब सी दिखती है। उसमें से जो है केमिकल निकलना शुरू, इसको बोलते हैं लीचिंग, है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिकम्पोजिशन। तो वैसा ही आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको स्टोर किया है, और उसको अगर मान लीजिए आपने बहुत एक्सेसिव लाइट में रख दिया, करेक्ट, या आपने बहुत एक्सेसिव एयर में रख दिया उसको, या फिर आपने जो है उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में केमिकल जब आता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा देता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन अगर होगा तो इम्प्यूरिटी डेवलप हो जाएगी। आपने बोला कि भैया मेरी कंपनी तो ए नाम का केमिकल बनाती है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन की वजह से पता चला कि आप तो ए प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन आप जब कंपनी को दे रहे हो तो डिकम्पोजिशन की वजह से उसमें एक इंप्योरिटी प्रेजेंट है बी नाम की, जो आपको पता ही नहीं है, इसलिए स्टोरेज कंडीशन जो है, डिकम्पोजिशन जो है, इसका भी बहुत ध्यान रखना होता है, करेक्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां से इंप्योरिटीज जो है आ सकती है। अब मान लो ठीक है, चलो इंप्योरिटी आ रही है, मान गए हम, है ना। तो भैया इससे क्या नुकसान हो रहा है, क्यों हम इंप्योरिटी के पीछे इतना माथा फोड़ रहे हैं, अपना पूरा का पूरा चैप्टर बना के दे दिया है पीसीआई वालों ने, है ना। पीसीआई वालों ने पूरा चैप्टर बना के दे दिया है, तो भाई क्यों, इंप्योरिटी का इफेक्ट क्या है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ इंप्योरिटीज। इफेक्ट्स ऑफ इंप्योरिटीज की, इंप्योरिटीज ठीक है प्रेजेंट है ना, लेकिन उनका क्या इफेक्ट होगा। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एकदम 100% प्योर कोई भी सब्सटेंस को पाना बहुत मुश्किल होता है। मैडम खिड़की लगाओ, है ना। 100% सब्सटेंस को, 100% प्योर सब्सटेंस को पाना
बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे पास जो बड़ी अथॉरिटीज है उन्होंने ये बोला है कि भैया ठीक है, हर एक सब्सटेंस का, हर एक इंप्योरिटी का एक लेवल रहेगा, उतने लेवल तक अगर इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो ठीक है, आपका प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। लेकिन उससे ज्यादा अगर रहेगी, एक लिमिट से ज्यादा अगर इंप्योरिटी रहेगी तो वो अप्रूव्ड प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, करेक्ट। इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए आपने कोई केमिकल रखा है, करेक्ट। अब जो अथॉरिटी है उसने बोला है कि ये मान लीजिए ए नाम का केमिकल है, तो उन्होंने बोला है कि जो ए केमिकल है उसमें हम 0.1% इंप्योरिटी अगर रहेगी तो हम लोग जो है उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे या वो प्रोडक्ट जो है अप्रूव्ड रहेगा। लेकिन आपके प्रोडक्ट में पता लगा 0.5% इंप्योरिटी है, करेक्ट। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट यूज करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये प्रोडक्ट क्या हो गया है, टॉक्सिक हो गया है, जहरीला हो गया है। क्योंकि ये जो लिमिट सेट की गई है, ये जो लिमिट सेट की गई है 0.1% की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट। इट इज द लिमिट ऑफ इंप्योरिटी, कि भैया ये लिमिट है, लिमिट के ऊपर अगर जाता है कोई भी इंप्योरिटी तो वो प्रोडक्ट को क्या बना देता है, टॉक्सिक बना देता है, करेक्ट। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, अबो सर्टेन लिमिट, अबो सर्टेन लिमिट बिकम्स टॉक्सिक। मतलब कोई भी इंप्योरिटी अगर लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो जहरीली हो जाती है, करेक्ट। अब मान लीजिए कि ठीक है, यहां पे जो है 0.1% है, क्लियर। लेकिन ये 0.1 है, मतलब लिमिट के अंदर है, तो ये प्रोडक्ट जो है अप्रूव्ड, ओके, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो इंप्योरिटी इसमें प्रेजेंट है ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती है, मतलब हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैगी का केस ले लो, मैगी में जो लीड था वो 0. कुछ% में था। ऐसा नहीं कि 100 ग्राम का मैगी है तो 10 ग्राम लीड था, ऐसा नहीं था। 0. कुछ% जो है वो लीड उसमें प्रेजेंट था। लेकिन लीड एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मेटल है लीड, जो कि जब हम उसको खाते हैं ना तो वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है, हमारे बॉडी से यूरिन या फीकल मटेरियल या स्वेटिंग के थ्रू जो है बाहर नहीं निकलता है, वो शरीर में ही रह जाता है, मतलब वो शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है। अब भैया आज रोज का मैगी खा रहे हो तो इतना सा लीड जो है वो जमा होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो ये लिमिट के ऊपर हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, और वो फिर क्या हो जाएगा, जहरीला बन जाएगा, करेक्ट। तो अगर मान लीजिए कोई इंप्योरिटी ट्रेसेस में प्रेजेंट है, ट्रेसेस मतलब कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, सो आफ्टर क्यूमुलेटिव इफेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब कि जमा होना, शरीर के अंदर में जमा होना, करेक्ट। आफ्टर क्यूमुलेटिव इफेक्ट बिकम्स टॉक्सिक, वो क्या बन जाता है, टॉक्सिक बन जाता है। तो लिमिट के ऊपर है तब भी टॉक्सिक हो जा रहा है, ट्रेसेस है और अगर उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो भी टॉक्सिक हो जा रहा है। अगर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है तो कोई बात नहीं है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, राइट। अब तीसरा इफेक्ट इंप्योरिटी का, कि इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग जो है वो डिक्रीज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आप कुछ खा रहे हो, अब उसमें जो है इंप्योरिटी प्रेजेंट है और आप उसी टाइम पे जो है कोई अलग बीमारी के लिए मेडिसिन खा रहे हो, तो ये हो सकता है कि जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है वो इंप्योरिटी जो है ड्रग का इफेक्ट कम कर सकती है।
है ना। जैसे ये एक टैबलेट है मान लो, और ये दूसरी टैबलेट है मान लो। ये टैबलेट ए है, ये टैबलेट बी है। अब इस टैबलेट में जो है मान लीजिए कि इंप्योरिटी प्रेजेंट है, ये टैबलेट में नहीं है। अब आपने जो है टैबलेट खाई तो हो सकता है कि ये वाले ड्रग का इफेक्ट ये कम कर दे, या हो सकता है कि ये इंप्योरिटी इसी ड्रग का इफेक्ट जो है वो कम कर दे। तो इंप्योरिटी क्या करती है कि ड्रग का जो इफेक्ट है उसको कम कर सकता है। क्लियर है ना, इसीलिए इंप्योरिटी खतरनाक है। तो इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग इज डिक्रीज्ड। अदर ड्रग का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो सकता है। करेक्ट। अब तीसरा जो है चौथा इफेक्ट ये है कि जो ड्रग का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो बदल सकता है। करेक्ट। चेंज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। करेक्ट। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो कैसा दिखता है, ड्रग कैसा दिखता है, पाउडर है, लिक्विड है। करेक्ट। उसकी कैसी स्मेल है, उसका कैसा कलर है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आपके घर में जो है मान लीजिए कि लड्डू बन रहा है ना। अब उस लड्डू में क्या हुआ कि लड्डू नहीं, गुलाब जामुन बन रहा है मान लो। अब गुलाब जामुन बनते समय क्या होता है कि गुलाब जामुन की जब गोली बनाई जाती है तो उसके बीच में जो है गड़ी शक्कर डाली जाती है ना। शक्कर डालते हैं बीच में, सेंटर में, है ना। अब धोखे से मान लीजिए कि वो हलवाई के हाथ में शक्कर के बदले कपूर आ गया। शक्कर और कपूर एक जैसा दिखता है। अब वो जो है हर गुलाब जामुन में शक्कर के बदले क्या डाल दिया? कपूर डाल दिया, कैम्फर जिसको हम बोलते हैं। अब क्या होगा भैया, वो जो गुलाब जामुन है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गया। कैसे? गुलाब जामुन में से कपूर की स्मेल आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। गुलाब जामुन का टेस्ट बदल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, है ना। तो ड्रग का फिजिकल या केमिकल नेचर जो है वो, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बदल सकता है, कोई भी इंप्योरिटी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है कि इनकम्पेटिबिलिटी विथ अदर सब्सटेंस। इसको मैं समझाता हूं। इनकम्पेटिबिलिटी विथ अदर सब्सटेंसेस। जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल से समझ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप जो है फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि रोटी बना रहे हैं। करेक्ट। आटा गूंद रहे हैं। अब आप आटा गूंद रहे हैं रोटी बनाने के लिए। अब वो आटा गूंदते समय, उस आटे को गूंदते समय अगर मैं उसमें जो है मिट्टी डाल दूं तो क्या होगा कि आपका आटा जो है वो प्रॉपरली गुंदाएगा नहीं। और अगर गूंद भी लिए आपने आटा तो उसकी रोटी बेलने में हालत खराब हो जाएगी, या फिर रोटी बेल भी लिए तो सेक के खाने में हालत खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिट्टी आपने डाली वो उस आटे के साथ में कंपेटिबल नहीं है, इनकम्पेटिबल चीज है। क्योंकि आप देखो, जैसे आपने कभी दवाई तो हमेशा कभी आपने पी होगी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई कप सिरप है। करेक्ट। ये मान लीजिए कि कप सिरप है, कोई कप सिरप की बोतल है। करेक्ट। अब कप सिरप की बोतल में जो लेबल रहता है, उस लेबल में यहां पर ब्रांड नेम रहता है ब्रांड नेम, है ना, कि भैया चेरी कॉफ ब्रांड नेम है। और यहां पर जो है 4-5 कंटेंट का ऐसा लिस्ट रहता है, जिसके आगे में यहां पर जो है उसका वेट वगैरह लिखा होता है। तो ये क्या है? ये कंटेंट लिस्ट होती है। अब ये कंटेंट लिस्ट वो है, वो सब सब्सटेंसेस है, वो केमिकल्स है, वो ड्रग्स है
जो इस दवाई में मिक्स किए गए हैं। अब इनमें से कोई ऐसा सब्सटेंस अगर है कि वो इनकम्पेटिबल है बाकी सब्सटेंस के साथ में, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है ये बन नहीं पाएगा, ये बन नहीं पाएगा, है ना। आपको अगर कोई कप सिरप के अंदर 2 टैबलेट डाल के बॉटल में मिल जाए तो भैया आप बोलोगे अरे ये खराब है ना। तो इनकम्पेट, तो कभी कभी होता है कि जो इंप्योरिटीज है वो इनकम्पेटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है लोअर्स शेल्फ लाइफ, लोअर्स शेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंसेस। शेल्फ लाइफ मतलब क्या होता है? शेल्फ लाइफ मतलब होता है, जैसे आपने ये देखो, ये प्रोडक्ट है, करेक्ट। यहां पर एक लाइन लिखी हुई रहेगी कि बेस्ट बिफोर 6 month ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, वार्निंग लिखी हुई रहेगी ऐसी, करेक्ट। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इसकी शेल्फ लाइफ, कि भैया ये जो दवाई है ये 6 महीने तक सही सलामत रहेगी, 6 महीने के बाद ये दवाई खराब हो जाएगी। तो वो जो 6 महीने का पीरियड है वो है शेल्फ लाइफ। जब तक ड्रग जो है वो स्टेबल होता है या ड्रग जो है वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर सकता है, करेक्ट। अब अगर इंप्योरिटी प्रेजेंट है, इंप्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा? चेंज इन ऑर्डर, कलर, टेस्ट, ये सब कुछ बदल सकता है, करेक्ट, एक्सेट्रा ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, करेक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट का कलर, ऑर्डर या टेस्ट जो है वो बदल सकता है। तो ये इफेक्ट्स है इंप्योरिटीज के आपके फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। समझ में आई बात? बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये तो सब बात हो गई इंप्योरिटी की इंप्योरिटी के सोर्सेस क्या है, अगर इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो इंप्योरिटी के इफेक्ट्स क्या है। अब क्या है, ये तो बहुत बड़ा सरदर्द है इंप्योरिटी। तो हम अब इंप्योरिटी को कैसे पता करें कि भैया इंप्योरिटी है कि नहीं है? तो जो फार्माकोपिया है ना, जो फार्माकोपियाज है, इंडियन फार्माकोपिया वगैरह है ना, ये सब जो फार्माकोपिया है, इनमें जो है टेस्ट ऑफ प्यूरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टेस्ट फॉर प्यूरिटी, टेस्ट फॉर प्यूरिटी, कि भैया आप किसी भी सब्सटेंस की प्यूरिटी को कैसे टेस्ट करें। These are mentioned in फार्माकोपिया, ये फार्माकोपिया में दिया हुआ है, करेक्ट। आपको ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी में जाना, इंडियन फार्माकोपिया उठाना, उसमें हर एक इंप्योरिटी का, हर एक सब्सटेंस का टेस्ट फॉर प्यूरिटी दिया होगा, करेक्ट। तो वो क्या क्या दिया है वो मैं यहीं पे बता देता हूं, जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट, कलर, ऑर्डर और टेस्ट, करेक्ट। तो इन सब की लिमिट जो है वो फार्माकोपिया में दी है। अब जैसे मान लो आपने कई बार यूज किया होगा डेटॉल, डेटॉल यूज किया है आपने, करेक्ट, डेटॉल यूज किया है ना। अब जैसे मान लो ये डेटॉल की बोतल है, करेक्ट। अब आप जानते हैं कि जो डेटॉल के अंदर में जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? हल्का सा ब्राउनिश टाइप का होता है अब किसी बोतल में, किसी डेटॉल की बोतल में आपको अगर ये जो डेटॉल का सॉल्यूशन है वो आपको ब्राउन न दिखते हुए वो अगर येलो मिल जाए या आपको पिंक कलर का मिल जाए, तो आप देख के क्या बोलोगे? अरे एक खराब है भाई, दूसरा दे। आप समझ गए कि ये प्योर नहीं है, करेक्ट। या फिर जो डेटॉल की टिपिकल स्मेल है उस स्मेल के बजाय उसमें से सड़े हुए टमाटर की अगर स्मेल आने लगे
तो आप समझ जाओगे कि भाई ये जो है खराब है। तो कलर ऑर्डर टेस्ट जो है ये इसकी लिमिट फार्माकोपिया में मेंशन है, और इससे कलर ऑर्डर टेस्ट से हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस प्योर है या नहीं, हाइजीनिक है या नहीं। समझ में आ गई बात? सभी को बात समझ में आई इतनी? बताओ ना यार, कमेंट करके बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक है, कमेंट करके बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? चलिए ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फिजियोकेमिकल कांस्टेंट्स। टेस्ट फॉर प्योरिटी में फिजियोकेमिकल कांस्टेंट, इसमें से जो हेडिंग मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको कंटेंट बताऊंगा, उसमें से कई सारी हेडिंग जो है आपको फार्माकोपिया में, कई सारी हेडिंग जो है आपको सुटिक्स में पढ़ने को मिलेगी। करेक्ट। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे फिजिकोकेमिकल कांस्टेंट में क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमको पता है कि भैया वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। अब आपके यहाँ एक गंजी पानी है, आप उसको गर्म किए जा रहे हो, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, पानी उबल ही नहीं रहा है, तो आप बोलोगे यार कुछ तो गड़बड़ है इस पानी में। तो वैसे ही किसी सॉलिड सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिक्विड सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर बदल जाए तो हम क्या मानेंगे कि भैया ये प्योर नहीं है। करेक्ट। तो हम मेल्टिंग किसी भी केमिकल का, जैसे आपने अगर दवाई की कंपनी खोल ली कोई, है ना, और आप जो है किसी ड्रग का टैबलेट बनाने का काम करते हो। अब आपने वो जो ड्रग है, जो रॉ मटेरियल है, वो किसी और कंपनी से मंगाया है, तो आपके यहाँ जो क्वालिटी कंट्रोल वाला जो बंदा रहेगा वो क्या करेगा, वो पाउडर का सैंपल लेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेगा। तो आपने जो ड्रग मंगाया था, मान लीजिए उसका मेल्टिंग पॉइंट 96 डिग्री सेल्सियस है, और वो कंपनी से जो रॉ मटेरियल आपके कंपनी में आया है उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 80 डिग्री सेल्सियस अगर निकला, तो आप समझ जाओगे भाई ये प्योर नहीं है, गड़बड़ है इसमें कुछ, ये मुझे माल नहीं होना, दूसरा लाओ। तो दीज आर दी टेस्ट फॉर प्यूरिटी, एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन सॉल्युबिलिटी। अब आपने जो ड्रग मंगाया है किसी और कंपनी से, आपको मालूम है कि वो वाटर सोल्यूबल है, लेकिन आपके यहां जब वो रॉ मटेरियल आपके कंपनी में आया और आपके यहां के एम्प्लॉय ने उसको चेक किया, अरे साहब ये तो पानी में घुलता ही नहीं है, तो आप बोलोगे भाई ये प्योर माल नहीं है। करेक्ट। फिर इसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ऑप्टिकल रोटेशन मतलब आप सिंपली जान लो कि लाइट रेस को रोटेट करने की कैपेबिलिटी होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे में। करेक्ट। तो ऑप्टिकल रोटेशन भी एक ऐसा फिजियोकेमिकल कांस्टेंट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो केमिकल आपको मिला है, जो सब्सटेंस आपको मिला है, वो प्योर है या नहीं है। करेक्ट। देन उसके बाद वैसा ही एक डराने वाला टर्म है जिसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है चेक किया जाता है। तो ये जो है, दीज आर टेल्स अबाउट प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की प्योरिटी के बारे में बताते हैं ये। इसके अलावा जो है कुछ और ऐसी वैल्यूज है जो फार्माकोपिया में मेंशन है। जैसे एक को हम बोलते हैं एसिड वैल्यू, है ना, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। ये फार्माकोग्नोसी में आपको पढ़ने को मिलेगी क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं। करेक्ट। देन उसके बाद सेपोनिफिकेशन वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू। करेक्ट। देन उसके बाद जो है एसिटिल वैल्यू, देन उसके बाद जो है ईस्टर वैल्यू। तो ये कुछ वैल्यूज ऐसी है जो इंप्योरिटी जब प्रेजेंट होती है ना, किसी सब्सटेंस में अगर इंप्योरिटी प्रेजेंट है
तो ये सारी वैल्यूज जो है ये बदल जाती है, करेक्ट। सो वेरिएशन इन दीज वैल्यूज इंडिकेट्स impurity, indicates impurity। क्लियर हुई बात? ये है फिजियोकेमिकल कांस्टेंट्स। अब उसके बाद जो है एसिडिटी है ना, दूसरे टेस्ट फॉर इंप्योरिटी क्या है, जैसे एसिडिटी, पीएच। आपको पता है कि भैया हमारे जो कप सिरप है उसका पीएच जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कप सिरप जो आप पी रहे हैं उसका पीएच जो है वो एसिडिक है, तो हम क्या मानेंगे कि भैया जो कप सिरप आपने बनाया है वो प्योर नहीं है। सीधी सी बात है, करेक्ट। तो एसिडिटी, अल्कलिनिटी एंड पीएच, एसिडिटी, अल्कलिनिटी एंड पीएच, करेक्ट। तो जब भी हम कोई ड्रग बनाते हैं लैब में, जब भी किसी ड्रग का सिंथेसिस होता है तो उसमें हम लोग कई सारे एसिड और कई सारे बेसिस मतलब अल्कली का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो एसिड और अल्कली है वो ये हो सकता है कि उस फाइनल प्रोडक्ट में वो इनकॉर्पोरेट हो जाए और बियॉन्ड लिमिट हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो इंप्योरिटी उसमें प्रेजेंट है। अब चाहे एसिड उसमें रह जाए या बेस उसमें रह जाए, पीएच तो बदल जाएगी, करेक्ट। तो अगर किसी प्रोडक्ट का पीएच बदलता है, चेंज इन पीएच होता है अगर, so it will indicates the impurity। तो जिस प्रोडक्ट की जितनी पीएच होनी चाहिए उससे अगर पीएच बदल रही है, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है वो प्योर नहीं है, करेक्ट। फिर इसके बाद एनायंस एंड कैटायंस, एनायंस और कैटायंस, जैसे क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, ये कुछ ऐसे आयन्स हैं जिनका प्रेजेंस जो है वो इंप्योरिटी शो करता है, करेक्ट। फिर इसके बाद इनसोल्यूबल रेसिड्यू, इनसोल्यूबल रेसिड्यू मतलब ऐसे रेसिड्यू जो घुल नहीं सकते, है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है ना, और वो सॉल्यूशन एकदम क्लियर होना चाहिए, पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन उसमें अगर फ्लोराइड आयन अगर प्रेजेंट है या उसमें कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट दिखने की बजाय ऐसा सफेद सफेद टाइप का दिखेगा, दूध जैसा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में इंप्योरिटी, भैया मेरा सॉल्यूशन जो है एकदम प्योर होना चाहिए था, एकदम क्लियर होना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट ना होते हुए व्हाइटिश मुझे दिख रहा है, क्लाउडी मुझे दिख रहा है ना। तो ये प्योर नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे, करेक्ट। तो जब भी कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर एज अ impurity, then the substance will gives you a cloudy मतलब कि धुंधला, करेक्ट, और shows opalescence मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, उसके आर पार आप देख नहीं पाओगे। दूध के आर पार देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हो। पानी के आर पार देख लेते हो, पानी ट्रांसपेरेंट है, दूध ट्रांसपेरेंट नहीं। दूध कैसा है? क्लाउडी है, या आप बोल सकते हो ओपेलेसेंस है, करेक्ट। और उसके बाद आखिरी हेडिंग है ऐश और वाटर इनसोल्यूबल ऐश, ऐश या वाटर इनसोल्यूबल ऐश, करेक्ट। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो वेजिटेबल ड्रग्स होते हैं, इनको जो है, इनकी जो प्यूरिटी है वो चेक करने के लिए
ऐश वैल्यू निकाली जाती है। ऐश वैल्यू आपको बताता हूं, इसे मान लीजिए आपके पास जो है एक ये लीफ है, किसी भी प्लांट का ये पत्ता है, करेक्ट। आप क्या करोगे, इसको पूरा का पूरा जला दोगे, पूरा भट्टी में जला दोगे, पूरा खा के एकदम राख बना दोगे, ऐश बना दोगे। ऐश मतलब राख। अब बर्न करने के बाद जो ऐश बनेगा, वो ऐश का जो वेट करोगे आप, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि 100 mg। तो अगर इस पत्ती में कोई भी इंप्यूरिटी अगर नहीं है तो उसको पूरा बर्न करने के बाद जो ऐश वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 100 mg आ रही है। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर में जिंक प्रेजेंट है, या इसके अंदर में कॉपर आयन प्रेजेंट है, या इसके अंदर में आयरन अगर प्रेजेंट है एज अ इंप्यूरिटी मान लो, तो क्या होगा, ये आयन तो जल नहीं सकते क्योंकि ये तो मेटल है, तो ये इस ऐश के साथ में प्रेजेंट रहेंगे। मतलब इस ऐश के साथ में जिंक, कॉपर, आयरन ये प्रेजेंट रहेंगे। तो ये प्रेजेंट रहेंगे तो इसका भी वेट बढ़ जाएगा। तो हो सकता है ये जो है 100 mg के बजाय 110 mg आ जाए। तो ऐश वैल्यू बदल गई। ऐश वैल्यू बदल गई तो हम समझ गए कि भैया इसमें कुछ ना कुछ इंप्यूरिटी है। तो ऐसे जो है ऐश वैल्यू हमें बताती है कि जो सब्सटेंस आपको मिला है वो प्योर है कि नहीं है। और जनरली ये जो ऐश वैल्यू है ये वेजिटेबल ड्रग के लिए, क्रूड वेजिटेबल ड्रग के लिए यूज की जाती है, करेक्ट। सो क्रूड वेजिटेबल ड्रग्स, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तीसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, करेक्ट। ये सब जो है आपको क्या देंगे, ऐश देंगे। इसको जलाओगे तो सब की राख मिलेगी, करेक्ट। और जो राख है इट इज द इंडिकेटर ऑफ प्यूरिटी। इट इज द इंडिकेटर ऑफ प्यूरिटी। कौन, ऐश, करेक्ट। और इसमें इंप्यूरिटी क्या क्या रह सकती है, जैसे मैंने आपको बताया जिंक, आयरन, तो ये सब क्या है, हेवी मेटल्स है, करेक्ट। तो इंप्यूरिटी क्या रह सकती है, हेवी मेटल्स। समझ में आई बात आपको, सभी को समझ में आया बेटा, करेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, टेस्ट फॉर प्यूरिटी, और ये फार्माकोपिया में मेंशन है, फार्माकोपिया में मेंशन है, क्लियर। चलिए, तो ये जो क्लास आप देख रहे थे ये क्लास है हमारे बेहतरीन एकलव्य 1 बैच का डेमो क्लास आप देख रहे थे, जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों के लिए हमने फुल ऑनलाइन कोर्स बनाया है, जिसमें हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को हम आपको लाइव पढ़ाएंगे एज पर न्यू पीसीआई सिलेबस। हर चैप्टर, हर टॉपिक का आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, हर चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर। मतलब ये सारा कंटेंट, लाइव क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज आपके पास 1 साल तक रहेगी। और ये कोर्स का प्राइस है मात्र 499 रुपी, और ये अवेलेबल है भूषण साइंस प्लस की ऐप पर। भूषण साइंस प्लस की ऐप अवेलेबल है, तो फटाफट डाउनलोड करो भूषण साइंस प्लस की ऐप को, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो 8329612923 पर। तो बच्चों, अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी भी पसंद आ रही है, आपको कुछ भी फायदा अगर मिल रहा है, तो प्लीज इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे 12 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।